गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछले रिवीजन क्लास तक कॉस्ट के बिहेवियर को समझा, फ्लेक्सिबल बजट्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करी, फिक्स बजट्स क्या होते हैं इनका डिस्कशन किया, फिर हमने कैश बजट्स के बारे में अच्छे से बात करी और हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि हर एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम एग्जाम के एमसीक्यूज को भी देखते चलें ताकि रिवीजन क्लासेस से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को भी बढ़ाते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट जो हम रिवाइज करने चले हैं वो है फंक्शनल बजट्स। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना कई सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका रेवेन्यू बढ़े, रेवेन्यू का मतलब सेल्स बढ़े, और सेल्स बढ़ाने के लिए हो सकता है कि हमने एक सेल्स मैनेजर को अपॉइंट कर रखा हो, और वो सेल्स मैनेजर जब सेल्स से रिलेटेड प्लानिंग करेगा कि फ्यूचर में हम कितना बेच पाएंगे, कैसे बेच पाएंगे, तो उसके लिए वो एक बजट बनाएगा जिसको हम सेल्स बजट बोल देंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स एक फंक्शन है। अच्छा, अब सेल जितनी होगी उसी के हिसाब से प्रोडक्शन होगी। तो जो प्रोडक्शन करने वाला इंसान है उसके लिए भी हमने एक बंदा एक इंपॉर्टेंट बंदा अपॉइंट कर रखा है जिसको हम प्रोडक्शन मैनेजर बोल देते हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजर का मेन काम क्या है कि प्रोडक्शन पर फोकस करे, सेल्स वाले की सेल अफेक्ट ना हो इस तरीके से प्रोडक्शन करे। तो वो जब प्रोडक्शन की प्लानिंग करेगा तो वो एक प्रोडक्शन का बजट बना देगा, और प्रोडक्शन वाले का भी ध्यान ना भटके, वो सिर्फ प्रोडक्शन पर ही फोकस करे। तो हमने कहा भाई देख, रॉ मटेरियल तेको चाहिए होगा प्रोडक्शन करने के लिए, तू उसके खरीदारी की चिंता मत कर। खरीदने के लिए हमने एक सेपरेट बंदा बिठा रखा है जिसका काम ही सिर्फ रॉ मटेरियल को खरीदने का है। कई जगह से कोटेशन वगैरह लेनी होंगी, वो अपने आप देख लेगा, वो तो बेस्ट से बेस्ट रॉ मटेरियल ला के देगा, तू बस प्रोडक्शन पर फोकस कर। इसका मतलब परचेज भी एक फंक्शन है, रॉ मटेरियल को परचेज करना भी एक फंक्शन है, और उसके लिए भी एक लीड बंदा है जिसका नाम क्या है, परचेज मैनेजर। और परचेज मैनेजर को खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो वो फिर किसके पास जाएगा, वो फाइनेंस मैनेजर के पास जाएगा। भाई देखो, हमें भी पैसा चाहिए प्रोडक्शन परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल। तो फाइनेंस मैनेजर जो जब कैश बजट बनाएगा तो वो उसमें रॉ मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड भी प्लानिंग करेगा। कहने का मतलब ये कि कई सारे फंक्शन हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स का, प्रोडक्शन का, परचेज का, कैश का, और जब मैं इन फंक्शंस की प्लानिंग करता हूं तो हम बोल देते कि हम बेसिकली फंक्शनल बजट बना रहे हैं। देखो जब फ्लेक्सिबल बजट बनाए ना, उसके अंदर हमने बहुत सारे आइटम लिखे, वो एक मैक्रो लेवल पर बात हो रही थी कि सारे खर्चे हमने वहां पर मेंशन कर डाले। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर आइटम को पकड़कर उससे रिलेटेड प्लानिंग शुरू कर दें तो हम बोल रहे हैं कि हम एक फंक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो फंक्शनल बजट की कैटेगरी में आएगा। जब हमने कैश बजट बनाया तो हमारा फोकस कैश पर था, तो ये भी एक फंक्शनल बजट था। मैं अगर सेल्स पर फोकस करूंगा तो हमारा जो फोकस है वो सेल्स पर रहेगा, तो वो भी एक फंक्शनल बजट है। सेल जिसका सेल फंक्शन है उसकी हम प्लानिंग करेंगे। ऐसे ही मटेरियल खरीदना, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो लाखों में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसको फिर लेबर भी उसी हिसाब से चाहिए। मतलब जो प्रोडक्शन करेगी लेबर, और कितनी लेबर हायर करनी है, कितनी लेबर, कितने घंटे लेबर काम करेगी, उसकी छुट्टियों का हिसाब कैसे रखना है, उसका आइडल टाइम चेक करना है, उसका वेस्टेज कितना कर रहा है वो ध्यान रखना है। तो इसके लिए हो सकता है कि हम पर्सनल मैनेजर या फिर एचआर मैनेजर हायर करें जो कि डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड प्लानिंग करेगा, उसकी एफिशिएंसी वगैरह चेक करेगा। तो ना ये डिपेंड करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कि वो किस फंक्शन को इंपॉर्टेंट मानती है, और उस फंक्शन से रिलेटेड फिर वो प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब यहां पर ना थोड़े से माइक्रो लेवल पर बात होगी। यहां पर हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन लेंगे और उससे रिलेटेड जो है वो प्लानिंग करेंगे। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या दिखता है, बजट्स फॉर इंडिविजुअल फंक्शंस और एक्टिविटीज आर नोन एज फंक्शनल बजट्स। और ये एक्टिविटीज कई सारी हो सकती है, मैंने यहां पर सिर्फ कुछ ही एग्जांपल लिखे हैं। अब देखो कौन सा फंक्शन किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उनको देखना पड़ेगा कि उनका कोर एरिया क्या है, और उसके हिसाब से जो भी फंक्शन उनको इंपॉर्टेंट लगेगा वो उसकी प्लानिंग करेंगे, मतलब उसका बजट बनाएंगे। लेकिन एकेडमिकली जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए ना ये 5 बजट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनल बजट्स की कैटेगरी में। इसके ऊपर ही जनरली कोई ना कोई एमसीक्यू एग्जाम में बनता है, जिसमें से एक तो हम डिस्कस कर भी चुके, कौन से वाला, ये कैश बजट, ये तो हमने डिस्कस कर भी लिया। और जो बाकी के 4 बजट्स हैं ये भी अगर आप देखोगे ना, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड बजट्स हैं। मतलब इनकी प्लानिंग देखोगे, एक की प्लानिंग दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब प्रोडक्शन वाला क्या हवा में कुछ भी प्रोडक्शन कर लेगा क्या? पहले वो सेल वाले से पूछेगा ना कि भाई कितना बिक सकता है। मान लो मैं कार मैन्युफैक्चरर की ही फिर से बात करूं, अगर मान लो एक कार मैन्युफैक्चरर को लगता है कि हमारी इस साल में 1 लाख गाड़ियां बिक जाएंगी, और प्रोडक्शन वाले को बता दिया, जानते हो प्रोडक्शन वाला सिर्फ 1 लाख गाड़ियां ही थोड़ी बनाएगा,
उसको पता है 1 लाख गाड़ियां तो एस्टिमेशन है, हो सकता है ये एस्टिमेशन ऊपर नीचे हो जाए, भाई ज्यादा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। तो हो सकता है कि वो क्या किसका प्लानिंग करे कि ठीक है 1 लाख तो सेल्स मैनेजर बोल रहा है, तो ऐसा करते हैं हम 5-10 हजार का सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन करेंगे, कहीं ज्यादा डिमांड आ गई तो वो 1,10,000 की मतलब प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। मतलब सेल्स की फिगर पहले दिमाग में लेके आए, उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया। अच्छा, अब प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है कि कंजम्पशन कितना होगा रॉ मटेरियल का। अब मान लो हमने कहा 1,10,000 गाड़ियां बनाएंगे, आपको पता है हर एक गाड़ी में 5 टायर लगते हैं, 4 तो नीचे होते हैं, एक स्टेपनी में होता है, नहीं आपको लगा सर 5 टायर कहां से आ गया, एक स्टेपनी होती है ना पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि 1,10,000 गाड़ियां बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5, 5.5 लाख टायर लगेंगे। अब हमने कहा परचेज वाले को भाई 5.5 लाख टायर तो कंज्यूम होंगे, अपने हिसाब से देख लेना कितना खरीदना है। परचेज वाला भी क्या करेगा, यार 5.5 लाख तो ये बोल रहा है, 5-10 हजार थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मंगवा के चलता हूं, मतलब उसने भी कहा 5,60,000 टायर मंगवा लेते हैं। कहने का मतलब ये कि एक जो है वो दूसरे पर डिपेंडेंट है, और परचेज वाले को चाहिए कैश, तो वो फाइनेंस मैनेजर के ऊपर जाएगा, भैया इतना कैश की नीड होगी। अब ना ये बजट्स क्योंकि कनेक्टेड हैं, मान लो मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि भाई परचेज बजट बना दो, तो जानते हो उसके लिए पहले आपको ये चाहिए होगा कि कंजम्पशन कितनी है, और कंजम्पशन कितनी रॉ मटेरियल की होगी ये इस पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कितनी है, और प्रोडक्शन कितनी करनी है ये इस पे डिपेंडेंट है कि हमें सेल कितनी होगी। अच्छा, अब अगर इन बजट्स को ध्यान से देखोगे ना, जब हम इनकी एग्जीक्यूशन करते हैं, एग्जीक्यूशन का मतलब जब हम एक्चुअली में देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम मार्केट जाएंगे पहले कैश लेकर जाएंगे मार्केट में, और हम क्या खरीद के लेके आएंगे, रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएंगे। वो रॉ मटेरियल जब खरीद लेंगे उससे हम फिर क्या करेंगे, उससे हम जो है उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम करेंगे भाई प्रोडक्शन करने के लिए, और जब वो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्शन हो जाएगी, और प्रोडक्शन होने के बाद ही हम कस्टमर को दे पाएंगे, ऐसे ही ना। लेकिन जब प्लानिंग होती है ना, ध्यान रखना प्लानिंग के दौरान उल्टा काम चलता है। प्लानिंग थोड़ी कि पहले कैश लेके मार्केट चले गए, प्लानिंग पहले कैसे होगी, प्लानिंग में पहले सेल्स का पता लगाओ, सेल्स कितनी होने की आशंका है। मतलब प्लानिंग करते वक्त पहला बजट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, सेल पता लग गई उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन पता लग गई उसके हिसाब से हमें पता लग गया कि अच्छा इतनी कंजम्पशन होगी, और कंजम्पशन के हिसाब से ही मटेरियल खरीदा जाएगा, और कितना मटेरियल खरीदना है उसी के हिसाब से कैश का इंतजाम होगा। मतलब अगर आप देखो, मैंने एरो देखो किस तरफ रखा है, प्लानिंग जब हम करते हैं तो पहले सेल्स की प्लानिंग होती है, बाद में प्रोडक्शन की, और ऐसे ही नीचे चलते जाएंगे। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, एग्जीक्यूशन में क्या होगा भाई, पहले कैश का इंतजाम होगा, कैश के बाद ही हम मटेरियल खरीदेंगे, फिर वो कंज्यूम होगा, फिर वो प्रोडक्शन होगी, उसके बाद जाके सेल होगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, प्लानिंग के दौरान सब चीजें उल्टे लेवल पर चलती हैं। मतलब हम पहले सेल्स की प्लानिंग करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन की, उसके बाद कंजम्पशन की, उसके बाद परचेज की, और उसके बाद फिर कैश की, ऐसा कुछ होगा। ये बात समझ में आती है। अब फंक्शनल बजट्स जो हम कह रहे हैं कि एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से कुछ फंक्शनल बजट्स को, या कहें कि इनको डिस्कस करने के लिए पहले ना मुझे आपके साथ 2 इक्वेशंस पर बात करनी पड़ेगी। कौन सी हैं वो 2 इक्वेशंस, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब ध्यान से प्लीज सुनिएगा। देखो, जो हम चीज बेचते हैं उस बेचने को क्या बोलते हैं सर, सेल्स। और वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, पहले तो हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, नहीं। अच्छा, पिछले साल जो आपने प्रोडक्शन करी होगी, अगर मान लो वो सारी नहीं बिक पाई, तो वो स्टॉक बचा हुआ होगा आपके पास, और वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब ध्यान से सोचिए, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मैं शर्ट्स का बिजनेस कर रहा हूं, शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मतलब शर्ट्स मेरे लिए फाइनल आउटपुट है, फिनिश्ड आउटपुट है। मेरे पास पुरानी रखी हुई ना 1 लाख शर्ट्स पड़ी हुई है, इस साल हमने 9 लाख शर्ट्स और बना डाली, और मार्केट में जब बेचने के लिए निकले तो सिर्फ 8 लाख शर्ट्स ही बिक पाई। तो आप जरा बताइए, 1 लाख आपके पास पहले से शर्ट्स पड़ी थी, 9 लाख आपने और बना दी, 10 लाख जो है वो अवेलेबल है सेल के लिए, जिसमें से 8 लाख ही बिक पाई। इसका मतलब 2 लाख रुपए हमारे पास अभी भी बच गई होगी ना, नहीं 10 हो गई ना अवेलेबल फॉर सेल, 8 लाख बिक गई, 2 लाख बच गई होंगी। इस 2 लाख को क्या बोलोगे आप, सर ये 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब ये एक इक्वेशन आपको दिख रही है यहां पर, ये इक्वेशन को ना हम फिनिश्ड गुड्स की इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फिनिश्ड गुड्स की इक्वेशन बोल देते हैं। और इस इक्वेशन से आप चाहें 3 अगर चीजें दे रखी हो तो चौथी चीज निकाल लेंगे।
इक्वेशन को याद रखना बड़ा आसान है। हमारे पास पिछला बना हुआ कितना रखा है, हमने और कितना बना दिया। अब या तो ये बिकेगा या ये बचेगा। फिर से बोलता हूं, हमारे पास पुराना कितना बना हुआ रखा है और कितना बना दिया। अब या तो ये बिकेगा या फिर ये बचेगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारी एक फिनिश गुड्स की इक्वेशन हो जाती है। अच्छा, शर्ट्स को खरीदने के लिए पहले आपको कपड़ा लाना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से फिनिश गुड्स की इक्वेशन है उसी तरीके से एक रॉ मटेरियल की भी तो इक्वेशन बन सकती है, ठीक है ना। अच्छा, शर्ट के लिए रॉ मटेरियल क्या है सर? कपड़ा। बोल दूं क्या? फैब्रिक। मान लो हर एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। आप मुझे बताइए, आपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन से देखा कि आपने 9 लाख शर्ट प्रोडक्शन करा है, 9 लाख का शर्ट्स का इसी साल प्रोडक्शन किया है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमें फैब्रिक जो है वो कंज्यूम करना पड़ा होगा। भाई प्रोडक्शन करेंगे तो कंजम्पशन होगा ना। कितना कंज्यूम किया होगा? आप कह रहे हैं सर 2 मीटर कपड़ा, इसका मतलब 18 लाख मीटर, 18 लाख मीटर कपड़ा हमारा कंज्यूम हुआ होगा। अच्छा, ये कंजम्पशन करने के लिए आपने खरीदारी भी तो करी होगी पहले। भाई रॉ मटेरियल पहले खरीद के लेके आए होगे तभी तो कंज्यूम हुआ है ना। मान लो हम जो रॉ मटेरियल लेके आए थे ना, वो हम जो खरीद के लेके आए थे वो 17 लाख मीटर लेके आए थे। सर आप कह रहे हो 18 लाख मीटर कंज्यूम किया है। अरे पिछला भी तो हो सकता है ना कुछ बचा हुआ हो। इसका मतलब हमारे पास मान लीजिए पिछला ना 3 लाख मीटर बचा हुआ था, तो 3 लाख मीटर पहले का रखा था, 17 लाख हम और खरीद के लेके आए। कंजम्पशन के लिए कितना अवेलेबल हो गया? 20 लाख। लेकिन हम कंजम्पशन कर कितना पाए? 18 लाख। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया रॉ मटेरियल का कितना? 2 लाख का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ये भी एक इक्वेशन है। यहां पर भी हमें 3 चीजें, 4 चीजें दिख रही हैं। कोई भी 3 क्वेश्चन में देगा, चौथी हम निकाल लेंगे। आप देख पा रहे हैं। लेकिन प्लीज इस बात का डिस्टिंक्शन याद रखेंगे कि फिनिश गुड्स की इक्वेशन में देखो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में है। बस एक में ओपनिंग शर्ट्स का है और एक में ओपनिंग फैब्रिक का है। एक में क्लोजिंग शर्ट्स का है, दूसरे में क्लोजिंग फैब्रिक का है। लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग तो दोनों में है। लेकिन ध्यान रखें, जब हम बोलते हैं प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का मतलब ही है कि फिनिश गुड्स की बात हो रही है। जब हम बोलते हैं सेल, सेल का मतलब ही है कि फिनिश गुड्स की बात हो रही है। भाई क्या अधूरे गुड्स की क्या सेल करोगे? एक बिना स्लीव के शर्ट कभी देखिए बिकते हुए? बिना कॉलर की स्लीव देखिए बिकते हुए? नहीं ना। जब मैं बोलता हूं कि सेल, तो मैं कंप्लीटेड शर्ट की बात कर रहा हूं। जब हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन, मतलब ये कि फिनिश गुड की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही जब हम कंजम्पशन वर्ड बोले तो हमेशा समझो रॉ मटेरियल की बात हो रही है। और परचेज भी क्या करोगे? रॉ मटेरियल की। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग में है, क्योंकि ये बजट्स कहीं प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही होगा। एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां से प्रोडक्शन करेगी? वो तो भाई रेडीमेड खरीद के लाएगा, रेडीमेड बेचेगा। हम यहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं अगर कहूं कि मुझे प्रोडक्शन निकाल के बता दो, तो आप क्या फॉर्मूला बताओगे? सर प्रोडक्शन निकालने के लिए आप कह रहे हो, तो हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऐसे होगा ना, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 8 लाख हमारा बिक गया, 2 लाख बच गया, मतलब 10 लाख का हिसाब है, और 1 लाख पहले से ही पड़ा था, इसका मतलब 9 लाख बनाया होगा। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप परचेज निकाल के बता दीजिए, तो परचेज कैसे निकालोगे? आप कंजम्पशन लोगे, क्लोजिंग लोगे, माइनस ओपनिंग करोगे। कहने का सिंपल सा मतलब है कि 4 में से 3 चीजें आपको पता है, तो चौथी निकाली जा सकती है। अब आपको दिमाग में याद कैसे रखनी है? लॉजिकल सी बात, बहुत लॉजिक, कॉमन सेंस लगाना है। फिनिश गुड्स के लिए क्या बोलोगे? पहले से कितना बना पड़ा है, हमने और कितना बनाया। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, ये दोनों सेल के लिए अवेलेबल है। जितना बिक जाए ठीक, जो नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। दोनों मिला के 10 लाख हो गए, बिक 8 लाख ही पाया, तो ठीक है 2 लाख बच गए ना। अब आ जाओ रॉ मटेरियल पर। पिछला कितना आपके पास रखा हुआ है, मतलब जो आप लास्ट ईयर खरीद के लाए थे पर कंज्यूम नहीं हो पाया, 3 लाख मीटर। इस बार कितना और खरीदा? 17 लाख मीटर। अब कंजम्पशन के लिए अवेलेबल कितना? जैसे ऊपर सेल के लिए कितना, यहां कंजम्पशन के लिए कितना अवेलेबल है? 20 लाख मीटर, जिसमें से कंज्यूम हो पाया 18 लाख मीटर, तो बचा हुआ जो है वो कितना हो गया? 2 लाख मीटर। आइए जरा अब एक बार इक्वेशन जो वहां पर लिखी हुई है वहां भी देख लेते हैं। देखो हमने ये फंक्शनल बजट्स की डेफिनेशन देखी, एग्जांपल देखे, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, ये क्या लिखा है मैं इस पर अभी बात करूंगा, चल के आगे चल के बात करूंगा, फिलहाल अभी इस पर बात नहीं कर रहा हूं।
यहां पर हमने लिखी है कुछ यूनिट इक्वेशन। यूनिट इक्वेशन अभी भी हमने देखा फिनिश गुड्स की यूनिट इक्वेशन क्या है कि पुराना कितना रखा हुआ है और कितना बना दिया, अब या तो ये बिक जाएगा या बच जाएगा। जनरली हमसे वो प्रोडक्शन मांगेगा तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला आप डिराइव कर लेंगे इसमें से। ऐसे ही रॉ मटेरियल की यूनिट इक्वेशन है, हमारे पास पुराना कितना रखा था, हम और कितना खरीद के लेके आए, अब या तो ये कंज्यूम हो जाएगा या बच जाएगा। अब इन चार में से अगर वो परचेजेस मांगे तो आप इधर आगे पीछे करके निकाल दोगे, कंजम्पशन मांगे तो वो भी आप कर लोगे। तो जितना अभी तक मैंने बोला है क्या उसके बेसिस पर अब एक कुछ एग्जाम एमसीक्यू देख ले। हाँ सर किस बात की देरी, आओ जरा करें एग्जाम एमसीक्यू। क्वेश्चन 63 तक हमारा हो गया था, 64 से हमको आगे बढ़ना है। जून 2021 का क्वेश्चन, आइए जरा देखिए क्या कहता है। कंसिडर दी फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ मई, और हमें मई का क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। जब वो बोलता है सेल, इसका मतलब फिनिश गुड की बात हो रही है, रॉ मटेरियल की बात तो हो नहीं सकती। बेस्ड ऑन द डेटा द प्रोडक्शन फॉर मई मंथ विल हैव टू बी, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और देखो मांगा क्या है उसने, प्रोडक्शन मांगी है। सिंपल से शब्दों में पहले वो इक्वेशन लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे इक्वेशन, हमारे पास पुराना कितना स्टॉक पड़ा है, हमने और कितना बना दिया, पुराना कितना स्टॉक पड़ा है और कितना बना दिया, अब या तो ये बिक जाएगा और जो नहीं बिक पाया वो बच जाएगा। सिंपल सा फंडामेंटल है। और मुझे अगर इसकी मदद से प्रोडक्शन निकालनी हो तो हम क्या कहेंगे भाई, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से ओपनिंग स्टॉक घटा दो। सेल्स है 210 और क्लोजिंग स्टॉक है 80 माइनस 60, ये हो जाएगा 230 यूनिट्स। चेक करना जरा, मैंने कहीं पर कैलकुलेशन तो मैंने ठीक किया, देखो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ मई, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है और सेल दिया हुआ है। अब आप जरा सोचें, चार में से तीन चीजें दे रखी हैं, इसका मतलब हम यहां पर मई का ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। मई का ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालोगे, पहले वो इक्वेशन लिखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें यहां पर जो है निकाला जा सकता है सर, लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो मांगा नहीं। अरे रुको तो सही, प्रोडक्शन कितना है 280 यूनिट्स का, सेल्स है 330 यूनिट्स का और क्लोजिंग स्टॉक है 80 यूनिट्स का। आप यहां पर मुझे पहले ओपनिंग स्टॉक निकाल के बताइए, फिर बाद की बात बाद में देखेंगे। 330 प्लस 80 माइनस हो गया 280, ये आता है 130 यूनिट्स। मुझे ये पहले बताइए कि ये जो 130 यूनिट्स है ये ओपनिंग स्टॉक है, कौन से महीने का ओपनिंग स्टॉक है सर, ये मई के महीने का ओपनिंग स्टॉक है। इसका मतलब जरूर ये पिछले महीने बच गया होगा, मतलब ये पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक होगा। भाई हम कह सकते हैं ना कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मई, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मई इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मई इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल। इसका मतलब हम यहां पर ये बात कह सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल जो है यही 130 यूनिट से तो होगा। बस कहने का नजरिया बदल दिया उसने, कहा बस ये भी कह सकता था कि ओपनिंग स्टॉक निकाल दो मई का, लेकिन इसने कहा क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो अप्रैल का, दोनों एक ही तो बात होगी, है ना। तो 130 यूनिट्स मतलब बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए जरा रीड करते हैं। ABC Limited has forecast its sales for the next 3 months as follows। 3 महीने की सेल दे रखी है, मई की, जून की और जुलाई की। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल का 5000 यूनिट्स। ध्यान रखना ये 1 अप्रैल का है, हालांकि जो 3 महीने की डिटेल दे रखी है उनमें से किसी महीने का नहीं है, अप्रैल का है। और कह रहा है अगर आपको किसी महीने का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए हो ना तो क्या करना, 20% जो है कमिंग मंथ मतलब अगले महीने की सेल का निकाल देना, तो वो पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब क्या है कि मान लो हमें मई का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो मई का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल लो, जून की जो सेल है मतलब 20,000 यूनिट्स, उसका 20% करे ना तो 4,000 यूनिट जो है वो मई का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको जून का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए हो तो जुलाई का सेल का आप 20% निकाल लेना, ऐसे कुछ कह रहा है। अब इसने हमसे मांगा क्या है, इसने हमसे मांगा है हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन जून मंथ। हमारा सारा फोकस ना
जून के महीने के में होना चाहिए, जून का ओपनिंग, जून का प्रोडक्शन, जून का सेल और जून का क्लोजिंग, ठीक है ना। तो पहले तो आप यहां पर ना इक्वेशन अपने सामने लिख लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये बात आपको पता है बट फिर भी मैं लिख देता हूं। हमें ओपनिंग स्टॉक किसका चाहिए, जून का, क्लोजिंग स्टॉक भी किसका चाहिए, जून का, और सेल भी किसकी चाहिए, जून की। अगर हम ये तीन चीजें निकाल लेते हैं तो प्रोडक्शन भी ऑफ कोर्स किसकी निकल आएगी, जून की ही निकल आएगी। ऐसा ही कुछ है ना। अच्छा जी, अब मैं यहां पर कुछ वर्किंग्स कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से प्लीज देखते जाइए। क्या हमको सेल्स जून की पता है? हाँ सर, सेल्स जून की पता है, क्वेश्चन में ही गिवन है। कितनी गिवन है सर? 20,000 यूनिट्स है। क्या हम क्लोजिंग स्टॉक जून का निकाल सकते हैं? सर क्वेश्चन ने कहा है कि अगले महीने की सेल का, मतलब अगर हम सेल्स ऑफ जुलाई लेकर उसका 20% कर दें तो जून का क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। जुलाई की सेल कितनी है? जुलाई की सेल है 25,000 यूनिट्स। इसका अगर हम 20% निकाल देते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा? 5,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। अब हमें क्या चाहिए? अब एक ही चीज रहेगा ये निकालने वाली, और वो क्या? ओपनिंग स्टॉक चाहिए अपने को जून का। ओपनिंग स्टॉक जून का चाहिए, और ये निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप मुझे बताइए, जो जून का ओपनिंग स्टॉक है वो कैरी फॉरवर्ड तो मई से ही हुआ होगा। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो जून का ओपनिंग स्टॉक है वो बेसिकली वो क्लोजिंग स्टॉक है मई का? क्या ये बोलना ठीक है? हाँ सर। और किसी भी महीने का क्लोजिंग स्टॉक का आप कैसे निकालते हो? सर अगले महीने की सेल का 20% कर देते हैं। अब मुझे बताइए, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक मई का निकालना है तो अगला महीना कौन सा होगा? जून की सेल सर। मतलब ये कि मैं अगर सेल्स ऑफ जून ले लूं और उसका 20% कर लूं तो हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मई निकल आएगा। ऐसे ही तो होना चाहिए ना। अच्छा, जून की सेल देखो कितनी है भाई? सर जून की सेल है 20,000 यूनिट्स, उसका 20% निकाल लीजिए आप, ये कितना आ जाएगा? 4,000 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये आपने इनडायरेक्टली क्या निकाल दिया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ जून। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जून का मतलब ही है कि वो क्लोजिंग स्टॉक होगा मई का, और मई का क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? अगले महीने की सेल का 20%। अगले महीने की मतलब जून की सेल का 20%। आप ये भी कह सकते हैं, भाई आप कह रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका है अगले महीने की सेल का 20% कर दो, तो वही तो क्लोजिंग अगले ही महीने की सेल का, अगले ही महीने का ओपनिंग बनेगा। तो कहने का मतलब ये भी तो है कि आपको किसी भी महीने का ओपनिंग स्टॉक निकालना हो तो उसी महीने की सेल का 20%। भाई आप कह रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है? अगले महीने की सेल का 20%, और यही क्लोजिंग अगले ही महीने का ओपनिंग बनेगा। तो मैं ये भी तो इसको रिफ्रेश भी तो कर सकता हूं कि अगर आपको किसी भी महीने का ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो उसी महीने की सेल का 20% कर लो। सोचने की बात है। चलिए, अब हमारे पास लेकिन तीनों चीजें आ चुकी हैं और मैं यहां पर अब पुट कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक हमारा है यहां पर 4,000 यूनिट्स का, प्रोडक्शन हमको निकालनी है, सेल तो हमको पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमने ये कंप्यूट कर रखा है 5,000 यूनिट्स। तो प्रोडक्शन जो जून की है वो कितनी हो जाएगी सर? 25 माइनस 4, 21,000 यूनिट्स की हो जाएगी। सी इज द आंसर। क्योंकि पिछला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो हम उसके जैसा एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है 2021 का। एक्स लिमिटेड हैज फॉरकास्टेड इट्स सेल्स फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स एज फॉलोज। हमें मई, जून, जुलाई और अगस्त की सेल दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक बताया हुआ है 1 अप्रैल का। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें नीड नहीं पड़ी थी, इसकी भी हमें इस बार भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिर बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है? इट शुड बी इक्वल टू 30% ऑफ द कमिंग मंथ सेल्स नीड्स। मतलब अगले महीने की जो भी सेल होगी उसका 30% निकाल देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और हमसे जून की प्रोडक्शन मांगी है, कह रहा बताइए जून में कितने यूनिट्स हम जो है वो प्रोड्यूस करें। तो पहले तो अपनी वही हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है? ओपनिंग स्टॉक लेते हैं हम, फिर और प्रोडक्शन करते हैं, ये दोनों मिलके हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल हो जाता है। बिक पाया तो ठीक, नहीं बिक पाता तो फिर हमारा वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है। क्योंकि हमें जून की प्रोडक्शन चाहिए
तो हम ये सारा डेटा जून का ही यूज करेंगे, जून का ही क्लोजिंग स्टॉक, जून की ही सेल, जून का ही ओपनिंग स्टॉक, तभी जून की ही प्रोडक्शन आएगी। ठीक है जी। अब सेल्स हमें जून की दे रखी है 30,000 यूनिट्स, मतलब अगर मैं यहाँ पर वर्किंग नोट्स बनवाऊं तो सेल्स हमें जून की पता है, कितनी सेल्स है, 30,000 यूनिट्स है। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए जून का, और क्लोजिंग स्टॉक जून का कैसे आएगा, अगले महीने की सेल, मतलब जुलाई की सेल, सेल्स ऑफ जुलाई जो भी है उसका कितना निकाल दें, उसका 30% निकाल दें। तो जुलाई की सेल हमारी है 40,000 यूनिट्स, तो 40,000 का हम कितना निकाल दें, 30%, जो कि आ जाएगा 12,000 यूनिट्स। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए जून का, और ये बात हम जानते हैं कि जून का ओपनिंग स्टॉक का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक कब का, मई का। और किसी भी महीने का क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है, अगले महीने की सेल का 30%। तो मई के बाद क्या आता है, जून, तो जून की सेल्स का 30%। जैसे मैंने कहा, अगर ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आप अगले महीने की सेल का 30% कर दो, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक अगले ही महीने का ओपनिंग स्टॉक बनने वाला है, तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जिस भी महीने का ओपनिंग स्टॉक निकालना हो उसी महीने की सेल का 30% कर दो। अब जैसे ये जून का ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो जून की सेल का ही तो 30% कर रहे हो आप, और जून की सेल कितनी है, 30,000, 9,000 यूनिट्स। तो हमारे पास सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, ओपनिंग स्टॉक जून का आ चुका है, क्लोजिंग स्टॉक जून का आ चुका है, और सेल हमें पता ही थी। और अब आप ये फिगर्स को पुट करते जाइए। ओपनिंग स्टॉक हो गया 9,000 प्लस प्रोडक्शन तो हमें कंप्यूट ही करनी है, सेल्स जून की है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, तो प्रोडक्शन हमारी हो जाएगी 42,000 माइनस 9,000, 33,000 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 33,000 यूनिट्स का मतलब सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में लिखता है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए, कह रहा अगर हम ए का 1 यूनिट बनाते हैं, मतलब यहां पर जो ए हो गया वो एक फिनिश्ड गुड हो गया, ठीक है ना। कह रहा अगर हम ए बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल ना 2 तरह के चाहिए होते हैं, एक हमको चाहिए होता है एक्स, एक चाहिए होता है वाई, और एक्स चाहिए होता है 2 किलो, वाई चाहिए होता है 3 किलो। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो एक्स और वाई हैं ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है रॉ मटेरियल। एक्स और वाई हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रॉ मटेरियल है, और जो ये ए है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए फिनिश गुड है। अच्छा, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स एक्स एंड वाई इफ 20,000 यूनिट्स ऑफ ए आर सोल्ड। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंजम्पशन मैटर करती है कि आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, और प्रोडक्शन हमेशा किसकी बताई जाती है, रॉ मटेरियल की कि फिनिश्ड गुड की, हमेशा बताई जाती है फिनिश्ड गुड की। तो कंजम्पशन से पहले जरूरी है कि हमें यह पता हो कि हम ए जो है, जो फिनिश्ड गुड है, वो प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं। और यहां पर आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, वही इक्वेशन लगा देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन। जैसे ही मैं वर्ड बोलता हूं प्रोडक्शन, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिनिश गुड्स की। ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, ये फिनिश गुड्स की है। यहां पर हमारा फिनिश गुड क्या है, ए है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए कितना है, 5,000। प्रोडक्शन हमको नहीं पता, वही तो निकालनी है। सेल उसने बता दी है 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा ए का 8,000। तो हम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं किसकी, ए की, जो हमारा फिनिश्ड आउटपुट है 28 माइनस 5, ये हो गया 23,000 यूनिट्स। आप पहले समझें कि आपने अभी सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन निकाल दिया। अब इतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको बनाने के लिए
हमें x चाहिए, मतलब एक यूनिट को अगर हम बनाते हैं तो x हमें 2 किलो चाहिए और y हमको 3 किलो चाहिए। तो अगर हम 23,000 बनाएंगे, क्योंकि एक के लिए 2 किलो चाहिए, तो 23,000 यूनिट्स के लिए हमको डबल मतलब 46,000 केजीज चाहिए होगा। और ऐसे ही y हमें 3 केजी चाहिए, तो इसका मतलब 23 इंटू 3 69 केजीज हमको y चाहिए होगा। तो सर क्या हमें ये जो x और y के ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं, क्या ये बकवास है? हाँ बिल्कुल, पागल बनाने के लिए दे रखे हैं। इनका कोई यूजेज नहीं है, ये कोई यूजेज नहीं है इसका। x और y का ओपनिंग क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। इनकी पता है जरूरत कब होती? अगर वो हमसे इस क्वेश्चन में परचेज मांगता कि बताओ x कितना खरीदें, y कितना खरीदें, तो पहले आप कंजम्पशन निकालते। अब कंजम्पशन आप निकाल चुके हैं, x और y का ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन है, तो परचेज निकल जाती, x की भी परचेज निकलती, y की भी परचेज निकलती। पर इसने मांगी ही कंजम्पशन है, तो x और y का ओपनिंग क्लोजिंग की रिलेवेंस खत्म। कंजम्पशन के लिए लेकिन पहले आपको फिनिश्ड आउटपुट की प्रोडक्शन पता होनी जरूरी है। भाई मैं कह रहा हूं कि मारुति जो है वो पूछ रही है कि हमें वेगनार बनानी है। वेगनार के लिए बताओ कितने टायर खरीदें, तो पहले ये पूछा जाएगा ना कि कितनी वेगनार बनाने चाह रहे हो। अगर मैं कह रहा हूं कि 1,00,000 वेगनार बनाएंगे, तो इसका मतलब ये कि हर एक गाड़ी के लिए 5 टायर की जरूरत पड़ती है, 4 नीचे और 1 डिक्की में, तो 5,00,000 टायर की नीड होगी। यहां पर कंजम्पशन ही मांगी है। जो फिनिश्ड आउटपुट बना रहे हैं उसमें x 2 किलो लगता है, y 3 किलो लगता है। तो पहले ये देख तो लो कि a जो है, जो फिनिश्ड आउटपुट है, वो बनाना कितना है? बनाना कितना है? 23,000। अब आप इसके बेसिस पर कंजम्पशन निकाल सकते हो। ये हमारा फिनिश्ड आउटपुट है। अब हम निकाल रहे हैं कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल x, ऐसे ही कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल y। अच्छा जी, 23,000 हम यूनिट्स बना रहे हैं, हर एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg लगता है, तो 46,000 kgs की जरूरत पड़ेगी, है ना। 23,000, y 3 kg लगता है, तो 23 इंटू 3 मेरे ख्याल से 69 होना चाहिए, देखना जरा, 69,000 kgs। इज द आंसर। अच्छा एक बात मैं प्लीज वापस से बोलूंगा कि देखो हम यहां पर ना रिवीजन कर रहे हैं, हालांकि हम रिवीजन क्लास के स्टैंडर्ड से अगर आप देखोगे ना, हम फिर भी काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन भी वो प्रैक्टिस करवाऊं जो सच में एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, ताकि जो सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है उसको भी कुछ बेनिफिट यहां से हो जाए। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, कर रिवीजन ही रहे हैं। अगर ये रेगुलर बैच होता तो इस कॉन्सेप्ट के आसपास के मैं और भी कई सारे क्वेश्चन करवाता, बट अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन पे ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा रॉ मटेरियल परचेज बजट। इसने हमसे रॉ मटेरियल की परचेज मांगी है जनवरी 2020 की। जनवरी 1 का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, जनवरी 31 का मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कंजम्पशन भी दे रखी है। तो आपके लिए अब यहां पर क्या नीडेड है? आप पहले तो वो रॉ मटेरियल की इक्वेशन बताएं। सर रॉ मटेरियल की इक्वेशन में क्या होता है, हम सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हम ध्यान रखना रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन, थोड़ी रॉ मटेरियल को तो खरीद के लेके आते हैं, परचेजेस। ये हमारे पास पहले से था, ये हम और खरीद के ले आए। अब ये दोनों जो हैं ये किसके लिए अवेलेबल होता है? ये कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होता है, और जो हम कंज्यूम नहीं कर पाते वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर बच जाता है। ओपनिंग स्टॉक, ये वाला ओपनिंग हो जाएगा, ये वाला क्लोजिंग हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा है 46,000 यूनिट्स का। परचेजेस तो हमको निकालनी ही है। कंजम्पशन जो है वो 1,50,000 यूनिट्स की है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 50,000 यूनिट्स का है। तो आप मुझे पहले ये बता दीजिए कि हमारी परचेजेस जो है वो कितनी आ जाएगी। सर 1,50,000 प्लस 50 2,00,000 हो गया, 2,00,000 माइनस 46 हो गया, 2,00,000 माइनस 46, 1,54,000 यूनिट्स। ध्यान रखना ये यूनिट्स है, हमारे सारे आंसर्स जो दे रखे हैं वो रुपीज में दे रखे हैं, और ये क्या है, ये यूनिट्स है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 1,54,000 यूनिट्स खरीद के लेके आऊंगा, और अगर आपको रुपीज में निकालना है तो एक यूनिट के परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो दे तो रखा ₹2.5 का उसने।
इसका मतलब यही परचेजेस अगर आपको रुपीज में निकालनी हो, भाई आंसर भी तो देखो ना कैसे, आंसर यूनिट्स में होता तो 154 होता ऑप्शन में, पर ये रुपीज में है। तो एक यूनिट का परचेज प्राइस ₹2.5 दे रखा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कर दीजिए, 3,85,000 इज द आंसर। ये रुपीज में आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 को ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, एग्जाम में आने के लिए बहुत उत्सुक है। आइए जरा रीड करते हैं। कह रहा कोई ए लिमिटेड है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दैट हैज नो प्रोडक्शन रिसोर्स लिमिटेशन फॉर द फोरसिएबल फ्यूचर। MD has asked the company managers to coordinate the preparation of the budgets for the next financial year. In what order should the following budgets be prepared? अब ध्यान रखना, ये पूछ रहा है कि बताइए किस ऑर्डर में हम जो है जो बजट बनाए। प्लानिंग की बात कर रहा है, बजट तो भाई प्लानिंग ही होती ना, और मैंने आपको बताया था प्लानिंग एग्जीक्यूशन का ठीक अपोजिट होता है। अच्छा एग्जीक्यूशन बताओ, एग्जीक्यूशन करने लगोगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सर एग्जीक्यूशन में तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा कैश। भाई अगर मान लो मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं तो सबसे पहले क्या लेके जाऊंगा मार्केट में? मैं कैश लेके जाऊंगा। कैश से क्या करूंगा? सर कैश से मैं खरीदारी करके आऊंगा, परचेज करूंगा। परचेज करने के बाद क्या करोगे? सर परचेज करने के बाद वैसे तो मैं कंजम्पशन करता हूं, लेकिन कंजम्पशन यहां पर ना दे नहीं रखी इन ऑप्शंस में, देखो है ही नहीं, प्रोडक्शन है सीधा। तो मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाया, उसके बाद क्या करूंगा? प्रोडक्शन करूंगा। और प्रोडक्शन करने के बाद यहां ना इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो मैं इसे क्या करूंगा? जैसे ही प्रोडक्शन हो जाएगा मैं डाल दूंगा अपने फिनिश गुड्स, जहां पे फिनिश गुड रखे हैं उसको डाउन में। मतलब यहां कॉमन सेंस थोड़ी सी आपको लगानी पड़ेगी। पहले आप कैश लेके मार्केट में गए, खरीदारी करके लाए, रॉ मटेरियल आ गया, प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन जब बन के फिनिश गुड तैयार हो गए तो वो गोडाउन में डाल दिए। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की जहां पर भी प्लानिंग हो रही है वो कर लेंगे उसके बाद, और उसके बाद आप फाइनली क्या कर लोगे? उसके बाद हम फाइनली सेल कर लेंगे। ये तो हुआ एग्जीक्यूशन। मैंने कहा लेकिन उल्टा होता है प्लानिंग करते वक्त। प्लानिंग करते वक्त पहले सेल होती है, सेल की खबर ली जाती है, उसके हिसाब से हम फिनिश गुड तैयार करवाते हैं, और उस फिनिश गुड के हिसाब से प्रोडक्शन होती है, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल परचेज होता है, और उसी के हिसाब से कैश चाहिए होता है। नहीं तो आप अगर देखें सबसे पहले है सेल। सेल जरा देखना कौन सा नंबर है? सर ये रहा 1। उसके बाद है फिनिश गुड, फिनिश गुड कौन सा नंबर है? 5। उसके बाद है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कौन सा नंबर है? 3। परचेज कौन सा नंबर है? 4। और ऐसे ही कैश कौन सा नंबर है? कैश है 2 नंबर। तो 15342, 15342, बी इज द आंसर। ठीक है ना, बी इज द आंसर। प्लानिंग ऐसे होती है, बजट जो है वो ऐसे बनते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। 71 से पहले ना हम 72 क्वेश्चन करेंगे, और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो 2 बार इंपॉर्टेंट मार्क करिए, दिसंबर 20 में भी आया और पता नहीं पहले तो कितनी बार आ चुका है। सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, बस थोड़े सा बोलने का तरीका अलग होगा, थोड़ी सी फिगर डिफरेंट होंगी। ठीक है आइए जा 71 भी करेंगे। 71 ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा क्या करें। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या देखता है। कहता है कंपनी एस्टिमेट्स इट्स क्वार्टर वाइज सेल्स इन यूनिट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एज अंडर। ठीक है जी, हमें 4 क्वार्टर की सेल उसने दे रखी है, क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक, और साल भर में 4 ही क्वार्टर होते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहता है 10,000 यूनिट्स का है, एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट 16,250 एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब साल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और साल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, साल का ओपनिंग स्टॉक है, साल का क्लोजिंग स्टॉक है, और पूरे साल भर की सेल अगर आप निकालना चाहें तो क्या निकाल नहीं सकते? अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, ये चारों क्वार्टर की सेल को जोड़ दूं, आपको क्या लगता है ये क्या मिल जाएगा? आपको पूरे साल भर की सेल मिल जाएगी। जरा जोड़ के बताना कितना आया? 30,000, 37,500, 41,250 और 45,000, ये हो गया 1,53,750। मतलब मुझे पूरे साल भर की सेल पता है, साल का ओपनिंग स्टॉक पता है, साल का क्लोजिंग स्टॉक पता है, और जब सेल बोलता है तो इंप्लाइड है कि फिनिश गुड्स की ही बात हो रही है। मुझे आप बताइए क्या आप पूरे साल भर की प्रोडक्शन निकाल सकते हैं? हाँ सर पूरे साल भर की प्रोडक्शन निकल सकती है। ठीक है चलो अब आगे यूज करेंगे इस बात को। द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन
80% of the sales of the current quarter and 20% of the sales of the next quarter। इस लाइन का क्या मतलब अभी समझेंगे। इसने ना हमसे ध्यान रखा, मांगी है प्रोडक्शन फॉर क्वार्टर 4। प्रोडक्शन पूरे साल की मांगी होती है तो फिर तो हम कर चुके थे अभी तक, इसने लेकिन मांगी है चौथे क्वार्टर की प्रोडक्शन। और ये चौथे क्वार्टर की प्रोडक्शन निकालने के लिए हम पहला काम तो यहां पर ये करेंगे, पहले जो निकल सकता है पूरे साल की प्रोडक्शन पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब हम पहले यहां पर वो एक बार जरा इक्वेशन बताना। सर इक्वेशन थी ओपनिंग स्टॉक लेते थे, फिर हम कहते थे कि हम और बना रहे हैं प्रोडक्शन, और अब या तो ये बिकता था या ये बचता था, है ना। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, सेल भी हमारे पास है अगर हम जोड़ दें, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक साल के बिगिनिंग का है, क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड का है, साल के एंड का है, और सेल भी हमारे पास पूरे साल की है, तो प्रोडक्शन भी पूरे साल की निकल आएगी, है ना, ऐसे ही हो ना। चलिए अब मुझे पहले आप सेल बता दीजिए पूरे साल भर की कैसे आएगी। लिख रहे हैं हम यहां पर सेल्स फॉर द ईयर। सर सेल्स फॉर द ईयर हो जाएगी 30,000 प्लस 37,500 प्लस 41,250 प्लस 45,000। ये हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 153,750। अच्छा अब हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर कितना दे रखा है। सर ये है 10,000 यूनिट्स। क्या हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। हाँ जी सर क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर ये कितना दे रखा है। सर 16,250 यूनिट्स। और अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन की मदद लेनी है, और इस इक्वेशन की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्शन। आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा प्रोडक्शन का, अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सर प्रोडक्शन निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास सेल पूरे साल की है, ओपनिंग स्टॉक भी जो है वो भी आपका ईयर के बिगिनिंग का ही है, तो प्रोडक्शन फॉर द ईयर निकल जाएगी। कैसे निकालोगे। सर सेल्स लो, क्लोजिंग स्टॉक उसमें जोड़ दो, और ओपनिंग स्टॉक उसमें से घटा दो, ऐसे ही तो करने वाले ना। सेल्स हमारी है 153,750 और क्लोजिंग स्टॉक है 16,250, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, और मुझे बता दो ये कितना आ रहा है। 1,53,750 प्लस 16,250 माइनस 10,000, 1,60,000 की प्रोडक्शन आ गई। लेकिन ध्यान रखें ये प्रोडक्शन जो आई है ना, ये इस पूरे साल भर की आई है। नीड किसकी है, चौथे क्वार्टर की प्रोडक्शन की। ये जो 1,60,000 यूनिट्स आई है ये प्रोडक्शन फॉर द ईयर आई है, प्रोडक्शन फॉर द ईयर। और हमें चौथे क्वार्टर की प्रोडक्शन चाहिए, तो अभी हमारा काम पूरा तो हुआ नहीं है। अब जो लाइन काम आएगी ना वो ये वाली लाइन। कौन सी लाइन, जो इसने बोला था, ये जो मैंने यहां पर पर्पल कलर से जो मार्क की थी वो लाइन में फिर से मार्क कर रहा हूं। द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर, कह रहा हर क्वार्टर का जो प्रोडक्शन का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। कह रहा जो करंट क्वार्टर की सेल होती है उसका 80% हम कंसिडर करते हैं, और जो अगले क्वार्टर की सेल होती है उसका 20% कंसिडर करके हम प्रोडक्शन कर देते हैं। ये समझ में आएगा जब मैं आपके सामने नंबर्स के साथ बात करूंगा। कह रहा है किसी भी क्वार्टर का जो प्रोडक्शन का पैटर्न है वो कुछ ऐसे है, जैसे 4 क्वार्टर है, तो क्वार्टर 1 में आप प्रोडक्शन कैसे करोगे। जो क्वार्टर 1 की ही सेल है, क्वार्टर 1 की सेल हमको दे रखी है 30,000, हम 30,000 का 80% कंसिडर करेंगे जो कि 24,000 आएगा, और जो अगला क्वार्टर मतलब क्वार्टर 2 है उसका हम 20% कंसिडर करेंगे जो कि 7,500 आएगा। और इस तरीके से हम कहते हैं कि क्वार्टर 1 में हम इतनी प्रोडक्शन करते हैं। मतलब जो प्रोडक्शन का पैटर्न उसने एक्सप्लेन कर रखा है। कह रहा है जिस क्वार्टर की प्रोडक्शन आपको निकालनी है उसी क्वार्टर की जो डिमांड है ना उसका 80% हम प्रोड्यूस करते हैं, और जो अगले क्वार्टर की डिमांड है उसका 20% प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपको क्वार्टर 2 की जो है प्रोडक्शन निकालनी हो तो क्वार्टर 2 की डिमांड जो है वो 37,500 यूनिट्स है, उसका 80% कर लेंगे और ये आ जाएगा 30,000 यूनिट्स।
और जो अगला क्वार्टर है उसका 20% देख लेंगे। अगला क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 जो है वो है 41,250, और 41,250 का 20% निकाल दो अगर आप, तो ये आ जाएगा 8,250, टोटल हो जाएगा 38,250। ठीक ऐसे ही क्वार्टर 3 की भी आप प्रोडक्शन निकाल सकते हो। 41,250 का आप लोगे 80%, और ये आ जाएगा 33,000, और क्वार्टर 4 जो कि 45,000 है उसका 20% कंसिडर करोगे आप, जो कि 9,000 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 42,000। अब आप मुझे लॉजिकली सोच के बताइए, आपके पास पूरे साल भर की प्रोडक्शन है और पहले 3 क्वार्टर्स की प्रोडक्शन है, तो क्या चौथे क्वार्टर की प्रोडक्शन अब आप कंप्यूट नहीं कर सकते? कैसे? बैलेंसिंग फिगर। सर आपने जैसे क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 की प्रोडक्शन निकाली, आप सीधे क्वार्टर 4 की क्यों नहीं निकाल देते? अरे नहीं निकाल सकता था ना। क्यों नहीं निकाल सकता था? क्योंकि मुझे जिस क्वार्टर की प्रोडक्शन निकालनी है उस क्वार्टर की सेल्स चाहिए और अगले वाले क्वार्टर की सेल चाहिए, और नेक्स्ट ईयर की तो सेल, नेक्स्ट ईयर का जो क्वार्टर 1 है उसकी तो सेल उसने दे नहीं रखी। जो क्वार्टर 1 की सेल यहां गिवन है वो तो करंट ईयर है ना। मुझे अगर क्वार्टर 4 की प्रोडक्शन निकालनी है तो क्वार्टर 4 की तो सेल चाहिए चाहिए, और अगले ईयर के क्वार्टर 1 की भी सेल चाहिए जो यहां मिसिंग है। तो इसलिए सीधे क्वार्टर 4 की तो हम नहीं निकाल सकते थे। हालांकि अगर इस क्वेश्चन में, जो वैसे मांगेगा नहीं, पर मान लो उसने हमसे क्वार्टर 1 की प्रोडक्शन मांगी होती, या क्वार्टर 2 की प्रोडक्शन मांगी होती, या क्वार्टर 3 की प्रोडक्शन मांगी होती, फिर तो सेल से ही काम चल जाना था, सीधे निकल जाता। क्या ये कंप्यूट करने के लिए आपको जो ऊपर वाला ड्रामा हमने किया है कि पूरे साल की प्रोडक्शन निकालो, वो सब करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। लेकिन यहां उसने चौथे क्वार्टर की प्रोडक्शन मांगी थी जो सीधे नहीं निकल सकती थी, लेकिन अब ऐसे तो निकल सकती है ना। आपने पहले पूरे साल भर की प्रोडक्शन निकाल दी, फिर पहले 3 क्वार्टर की प्रोडक्शन निकाली, और चौथे क्वार्टर की प्रोडक्शन को हम कहेंगे ये बैलेंसिंग फिगर है। तो 1,60,000 में से, 1,60,000 में से ये और ये माइनस करके बताओ कितना आता है? 48,250। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना। 1,60,000 में से 31,500 माइनस किया, 38,250 माइनस किया, और ये 42,000 माइनस किया, 48,250 आ गया। 48,250 का मतलब हो गया सी इज द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में आया। मैं कह रहा हूं दो बार नहीं, कई बार आ चुका है। बस जब अगली बार आता है ना तो कहने का थोड़ा सा अंदाज बदल देगा, थोड़ी सी फिगर्स बदल देगा। जैसे यहां पर देखो कैसे उसने अंदाज बदला है, आइए जरा देख लेते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग कैलकुलेट प्रोडक्शन फॉर दी फोर्थ क्वार्टर। फिर से इसने किसकी प्रोडक्शन मांगी है? चौथे क्वार्टर की। फिर उसने हमें यूनिट सोल्ड दे रखे हैं, इसका मतलब हमें यहां पर 4 क्वार्टर्स के सेल्स यूनिट दे रखे हैं। मैं अगर जोड़ दूंगा तो पूरे साल भर की सेल आ जाएगी, 12 प्लस 15 प्लस 16,500 प्लस 18,000, ये हमारे पास आ गया 61,500। ठीक है, ये पूरे साल भर की सेल हो गई। अच्छा, ओपनिंग यूनिट्स हमको दे रखे हैं 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर 1। एक बात बताइए, अगर ये क्वार्टर 1 का ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, इसका मतलब क्वार्टर 1 तो साल के बिगिनिंग में आता है। अगर क्वार्टर 1 का ओपनिंग स्टॉक है तो साल का भी तो ओपनिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और फिर क्लोजिंग यूनिट दे रखे हैं एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 4। क्वार्टर 4 साल के आखिर में आता है, तो जो क्वार्टर 4 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो तो साल का भी क्लोजिंग स्टॉक होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इसका मतलब ये, भले ही ये कहे कि क्वार्टर 1 का ओपनिंग है, ये क्वार्टर 4 का क्लोजिंग है, बट हमें समझ में आता है कि ये साल का ओपनिंग और साल का क्लोजिंग स्टॉक उसने दे रखा है। साल की सेल भी आपको पता है, तो फिर से आप पूरे साल भर की प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और फिर उसने अभी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह प्रोडक्शन का पैटर्न दिया हुआ है, इस बार थोड़ा अलग तरीके से बताया है कि 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर रिक्वायरमेंट हम प्रोड्यूस करते हैं और अगले क्वार्टर का 1/3 प्रोड्यूस करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही होने वाला है। चलिए आइए सॉल्व करें। सबसे पहले हम यहां पर कह देंगे सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स फॉर द ईयर 12,000, 15,000, 16,500, 18,000, सबको हम जोड़ चुके हैं। कितना आएगा? 61,500 यूनिट्स। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक फॉर द ईयर
10,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर कितना? 12,500 यूनिट्स। ठीक है जी। और अब आप इक्वेशन लिख देंगे। क्या इक्वेशन होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन। अब या तो ये बिकेगा या ये बचेगा। ठीक है जी। और अगर हमें प्रोडक्शन निकालनी हो, और प्रोडक्शन ध्यान रखना पूरे साल भर की निकलेगी, है ना, पता है ना आपको? पूरे साल भर की प्रोडक्शन क्यों निकलेगी? क्योंकि सेल भी पूरे साल भर की है, क्लोजिंग स्टॉक भी साल के एंड का है, और ओपनिंग स्टॉक भी साल के बिगनिंग का है। जरा ये सब करना कितना आ जाता है? 61,500 प्लस 12,500, 61,500 प्लस 12,500 माइनस 10,000, 64,000 हमारी प्रोडक्शन आ गई। लेकिन ये 64,000 जो प्रोडक्शन है ये पूरे साल की है, और हमें चाहिए कौन से वाले क्वार्टर की? हमें चाहिए Q4 की। तो पहले की तरह आप क्या करोगे? Q1 की, Q2 की और Q3 की प्रोडक्शन निकाल दोगे। अब Q1 की प्रोडक्शन कैसे निकालोगे? सर हमें बोला है 2/3 लेना है करंट क्वार्टर, मतलब Q1 की सेल का। Q1 की सेल है 12,000, ये आ जाएगा 8,000, और इसमें जोड़ देना है 1/3 अगले क्वार्टर का, मतलब 15,000, ये आ जाएगा 5,000, टोटल आ जाएगा 13,000। ठीक है ना? तो Q1 की प्रोडक्शन आ गई। ऐसे ही Q2 की प्रोडक्शन कैसे निकालोगे? अब Q2 के लिए जो करंट क्वार्टर है वो Q2 ही है, तो 2/3 15,000 का करोगे 10,000 आ जाएगा। और अगला क्वार्टर जो है Q3 वो 16,500 है, उसका 1/3 करना है, ये 5,500 हो जाएगा, 15,500। ऐसे ही Q3 2/3 करंट क्वार्टर मतलब Q3 की सेल का करोगे तो 11,000 आ जाएगा, प्लस 1/3 Q4 की सेल है 18,000, इंटू 18,000 कर लोगे तो ये 6,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया 17,000। और ऑफ कोर्स अब हम क्या करने वाले हैं? बैलेंसिंग फिगर। जरा आप 64,000 में से 64,000 में से 13,000 माइनस करो, 15,500 माइनस करो, और 17,000 माइनस करो, कितना? 18,500 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। हम सीधा ही चौथे क्वार्टर की क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि चौथे क्वार्टर की तो सेल्स है, लेकिन अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर की सेल नहीं है, इसलिए सीधा नहीं निकल सकता, थोड़ा घुमा के निकालना पड़ेगा। पहले पूरे साल की प्रोडक्शन निकालेंगे, फिर पहले 3 क्वार्टर की प्रोडक्शन निकालेंगे, और उसके बाद जो है चौथे क्वार्टर की प्रोडक्शन, तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर निकल ही आएगी। तो 18,500 जो है ये आंसर हो जाएगा। सी इज द आंसर। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, इसको ना आप घर पे ट्राई करना, इसको होमवर्क में लिख लीजिए आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आप खुद से भी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका जो आंसर है वो बी आएगा, 37,000 यूनिट्स आएगा। देखो क्वेश्चन 74 जो हम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि अभी हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। तो मैं इसी तरह के 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा, तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए भाई इसको। बजटेड सेल्स ऑफ एक्स फॉर मार्च आर 18,000 यूनिट्स। हमें किसी प्रोडक्ट एक्स की मार्च की सेल दे रखी है 18,000 यूनिट्स। कह रहा है एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर एक्स 10% ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स आर स्क्रैप्ड एज डिफेक्टिव। कह रहा जब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है तो जो यूनिट्स बन के निकलते हैं, कह रहा 10% डिफेक्टिव निकलते हैं, मतलब खराब निकलते हैं, हमें एज अ स्क्रैप बाहर ऐसे ही फेंकना पड़ जाता है। चलो ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एक्स का मार्च के महीने का 15,000 यूनिट्स,
और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रखा है 11,400 यूनिट्स। ऑल इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स मस्ट हैव सक्सेसफुली पास द क्वालिटी कंट्रोल चेक। कह रहा है सारी की सारी इन्वेंट्रीज जब फिनिश्ड गुड्स के गोडाउन में पहुंचाई जाती है तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत जबरदस्त है, मतलब डिफेक्टिव आइटम गलती से भी एंटर ना कर पाए वहां पर। ठीक है जी। हमसे प्रोडक्शन मांगी है मार्च के महीने की यूनिट्स में। अब ये कैसे निकलेगी आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो फिनिश गुड्स की इक्वेशन लिखिए सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 15,000 का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, प्रोडक्शन तो हमसे पूछी ही गई है, सेल जो है वो हमारी 18,000 यूनिट्स की है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 11,400 का है। अब आप मुझे बताइए कि प्रोडक्शन जो है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कितनी आ गई। सर 18,000 प्लस 11,400 माइनस 15,000, सर ये आ जाती है 14,400 यूनिट्स। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, ये 14,400 आ जाता है, उनको लगता है चलो 4 ऑप्शन में भी है, टिक करके आ जाते हैं, और ये सही आंसर नहीं है। क्यों सही आंसर नहीं है? अगर आप इसी को सही मान लेंगे तो इस लाइन का तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना। ये जो लिखी हुई लाइन 10% जो है वो डिफेक्टिव होता है, ये सब लाइन का तो यूज ही नहीं हुआ ऐसे तो। अब ध्यान से जरा समझिएगा, आप पहले मुझे ये बताइए, जो आपके यहां पर सेल हुई है, ये जो सेल हुई है ये गुड यूनिट्स की हुई होगी कि डिफेक्टिव भी इसमें होंगे? सर ये तो गुड यूनिट्स की हुई होगी। और जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है, इसका मतलब फिनिश गुड्स के गोडाउन में पहुंचा होगा, क्वालिटी कंट्रोल का चेक लगा हुआ है, तो आपको लगता नहीं वहां पर भी सारे अच्छे यूनिट्स ही होंगे? हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मतलब कहने का यह है कि यहां सारे अच्छे यूनिट्स की बात हो रही है, गुड यूनिट्स की बात हो रही है। ये ओपनिंग स्टॉक भी कहां रखा होगा? गोडाउन में तो रखा होगा। मतलब ये कि यहां जो प्रोडक्शन की बात हो रही है ना, ये जो प्रोडक्शन है ये गुड यूनिट्स हैं। ये प्रोडक्शन जो हो रही है ये किसकी है? ये गुड यूनिट्स की है। और अगर ये गुड यूनिट्स की है, इसका मतलब हमने बनाए तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि डिफेक्टिव में तो निकले होंगे। बनाए तो ज्यादा होंगे क्योंकि 10% डिफेक्टिव निकले होंगे। इसका मतलब ये जो है ना, जानते हो, ये 90% रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा हम ना, मैं आपको लिखवाऊंगा इसे प्रॉपर्ली, ताकि आप जब बाद में रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो अब इसके नीचे ना एक लाइन लिखेगा, सिंस some units are scrapped as defective, comma, we need to produce more than 14,400 यूनिट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लेट ग्रॉस प्रोडक्शन बी एक्स यूनिट्स, और हम जानते हैं कि इस x का 10% तो है जो डिफेक्टिव निकलता है, तो x माइनस 10% डिफेक्टिव निकलता है, तो हमारे हाथ में आते हैं 14,400, क्योंकि ऑफ कोर्स जो बिके हैं, जो बचे हैं, ये सारे गुड ही तो होंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन ये जो आई है ये कौन से वाले यूनिट्स की आई होगी? ये गुड यूनिट्स की आई होगी। अब ये अगर गुड यूनिट्स की है, इसका मतलब डिफेक्टिव यूनिट्स भी अगर हम देखें तो हमने बनाए तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि उसने प्रोडक्शन मांगी है, ये नहीं पूछा कि अच्छे की बुरे, प्रोडक्शन मांगी है, तो प्रोडक्शन तो हमने ज्यादा ही की होगी ना। तो अगर हम ये कहें कि हमने ग्रॉस प्रोडक्शन एक्स करी है, उसमें से 10% डिफेक्टिव निकल जाते हैं, तो गुड जो है वो कितने हैं? 14,400। आप x के नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, ये है ग्रॉस, ये जो है ये डिफेक्टिव है, और ये जो है नेट है। नेट मतलब गुड यूनिट्स। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x माइनस 0.10x हो जाएगा 0.90x 14,400। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x के लिए तो ये आ जाएगा 16,000 यूनिट्स। इसका मतलब हमने प्रोडक्शन 16,000 यूनिट्स की होगी। इसका करेक्ट आंसर डी है। अब जो ये क्वेश्चन 75 है ना, ये 74 जैसा ही है, और ये क्वेश्चन जो है ये जून 2022 में आया। आइए जरा पढ़ते हैं इसको।
कह रहा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2022 और नॉर्मल लॉस दे रखा है हमको प्रोडक्शन में 5% ऑफ इनपुट। मतलब जैसे पीछे आपको कहा था कि हम प्रोडक्शन करते हैं 10% डिफेक्टिव निकलता है, यहां पर बोलने का थोड़ा तरीका अलग है। कहता है नॉर्मल लॉस जो है, जो होना ही होना है, वो 5% हो जाता है हमारा। ठीक है जी। सेल्स हमारी दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 13,200 यूनिट्स का, विच हैज बीन एस्टिमेटेड 10% मोर देन प्रीवियस ईयर क्वांटिटी। इसका मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। तो ऐसा कैलकुलेशन आपको लगता नहीं कि आपने रेशो में भी कर रखा है, जहां पर आपको बताया जाता था कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से इतना परसेंट या इतना ज्यादा है। नहीं, तो पहला काम तो हमें यहां पर यही करना है, पहले तो ओपनिंग स्टॉक ही निकाल लेना है। और ऐसी कैलकुलेशन ना हमने सीखी हुई है, पता है कहां सीखी हुई है? रेशियोज में। लेट ओपनिंग स्टॉक बी एक्स यूनिट्स। ठीक है, और इसने बोला है कि जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ओपनिंग से 10% ज्यादा है, मतलब x प्लस 10% ऑफ x 13,200, और ये x के आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 ही होगा, और 10% का मतलब 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 का मतलब हो गया 1.1x हो जाएगा ना, 1.10x। तो x हो जाएगा हमारा 13,200 डिवाइडेड बाय 1.1, 12,000 यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये x क्या माना है आपने? ओपनिंग स्टॉक माना है। ओपनिंग स्टॉक 12,000 यूनिट्स का हो गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है। अब आप यहां पर क्या करने वाले हैं? अब यहां पर आप पहले की तरह सबसे पहले तो वही यूनिट इक्वेशन यूज करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा यहां पर है 12,000, प्रोडक्शन हम निकाल लेंगे, सेल्स हमारी दे रखी है इस क्वेश्चन में 76,700 की, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 13,200 का। ठीक है, इसकी मदद से हम प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। 76,700 प्लस 13,200 माइनस 12,000, ये आ गया 77,900। अब आप मुझे बताइए, पहले की तरह ये जो सेल है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो गुड यूनिट्स का ही होगा। इसका मतलब ये प्रोडक्शन किसकी बात हो रही है? गुड यूनिट्स की बात हो रही है। ये नेट है, मतलब जो डिफेक्टिव निकला होगा उसके बाद जो गुड यूनिट्स है वही हमने बेचे होंगे या वही हमारे गोडाउन में गए होंगे। अब हमें लेकिन ये बताना है कि हमने एक्चुअली में जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो कितना किया था। तो यहां पर भी आपको क्या करना है? लेट ग्रॉस प्रोडक्शन बी एक्स यूनिट्स, और इस बार हमारा डिफेक्टिव ना बोल के उसने बोला है नॉर्मल लॉस। तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? x माइनस 5% ऑफ x हमारा नॉर्मल लॉस, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डिफेक्टिव हो जाता है। और ये फिर हमारे जो गुड यूनिट्स हैं वो कितने बनते हैं? 77,900। x माइनस 0.05x इज इक्वल्स टू 77,900, ये हो जाएगा 0.95x। बताना जरा x कितना आ रहा है? 77,900 डिवाइडेड बाय 0.95, ये आ गया 82,000। इसका मतलब क्या है कि हमने प्रोडक्शन तो 82,000 यूनिट्स का करना चाहा, लेकिन 5% जो है वो हमारे ना चाहने के बावजूद भी बर्बाद हो गया। और वो बर्बाद हो गया तो हमारे हाथ में एक्चुअली में गुड प्रोडक्शन कितने की होती है? 77,900 के होते हैं। तो 82,000 विल बी द करेक्ट आंसर। डी इज द आंसर। आप देख रहे हो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस थोड़ी बहुत फिगर्स बदली हुई हैं उसने। जो क्वेश्चन जून 2022 में आया वही सेम क्वेश्चन पहले दिसंबर 19 में आ चुका था। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर लेंगे ना? लिख लो इसको, होमवर्क लिख लो आप। इसको ट्राई करोगे तो इसका सही आंसर जो है वो आएगा बी, 41,000 यूनिट्स। देखो जो हमने बजट्स पढ़े, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, ये सब तो इंपॉर्टेंट फंक्शनल बजट्स थे, पर फंक्शनल बजट्स का ना दायरा बहुत बड़ा है। उसमें
परचेज, प्रोडक्शन, सेल, ये सब तो आता ही आता है। इवन आप किसी भी खर्चे को उठा के उसकी प्लानिंग करना चाहें ना, तो वो भी फंक्शनल बजट के दायरे में आएगा। आप इवन किसी एसेट से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी अगर आप प्लान करना चाहें तो वो भी फंक्शनल बजट के दायरे में आएगा। कहने का मतलब फंक्शंस कई सारे हैं, और आप किसी को भी, जैसे मैंने कहा था, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी प्लानिंग करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जो फंक्शन आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, आप उसकी प्लानिंग करेंगे। और मैं अगर सारे फंक्शंस को एक साथ देखना चाहूं एक ही बजट में, कहने का मतलब ये कि मैं अगर फ्यूचर का इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फ्यूचर की बैलेंस शीट बना दूं तो उसके अंदर सारे फंक्शन आ जाएंगे। मतलब अगर मैं सम टोटल बोलूं कि फंक्शनल बजट्स का सम टोटल क्या होना चाहिए, तो वो बेसिकली आपको एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दिखेगी। और ऐसे बजट को जिसके अंदर सब कुछ हो उसको हम मास्टर बजट बोलते हैं। भाई मान लो अगर एक घर में 10 कमरे हैं, सपोज एक होटल के मान लो 10 कमरे हैं, ऐसी चाबी जिससे हर एक कमरे का दरवाजा खुलता हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो मास्टर की है। अगर आपको सारे फंक्शंस एक साथ देखने हो तो आप एक प्रोजेक्टेड पीएनएल और बैलेंस शीट को देख लो, सब कुछ एक साथ दिख जाएगा। और ऐसे बजट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे बजट को हम मास्टर बजट बोलेंगे। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है, अगर हम सारे के सारे फंक्शनल बजट्स का कंसोलिडेशन कर दें तो उसको मास्टर बजट बोलेंगे। और सारे फंक्शनल बजट्स का कंसोलिडेशन का क्या मतलब हुआ कि हम एक प्रोजेक्टेड या टारगेटेड पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते नहीं, तो उसको हम क्या कहना शुरू कर देंगे? मास्टर बजट। आइए जरा इसके बेसिस पे भी कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 2021 जून का क्वेश्चन है। अ बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ all the functional budgets and projected P&L is known as, क्या बोलेंगे ऐसे बजट को? मास्टर बजट। मतलब सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 2016 का क्वेश्चन है। द बजट विच यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ बजटेड P&L एंड बैलेंस शीट इज नोन एज मास्टर बजट। बी इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मास्टर बजट? कह रहा बताइए इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मास्टर बजट का पार्ट नहीं बनेगा? कैश बजट। सर कैश रिफ्लेक्ट होगा, अगर हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां कैश रिफ्लेक्ट होगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, हाँ जी ये भी होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम होता है। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मास्टर बजट का हिस्सा ना बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। A budget that gives summary of all the functional budgets, ये तो वही सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो यहां पर भी हम कहेंगे मास्टर बजट इज द आंसर। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज अ फंक्शनल बजट? कह रहा बताओ इसमें से कौन सा फंक्शनल बजट है? मास्टर बजट कहां से फंक्शनल होगा? फिक्स बजट और करंट बजट तो ये क्लासिफिकेशन ही अलग है, हम एक बजट को लेकर एक चार्ट भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिलहाल हमने अभी देखा ही है कि फंक्शनल बजट का एग्जाम्पल यहां पर कौन सा होगा? सी, सेल्स बजट जो होगा। बजटरी कंट्रोल की रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज का जो एएस लिखेंगे वो है एएस नंबर 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बेसिकली फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग के ऊपर बात करता है। जो एएस 6 इंस्टीट्यूट ने विड्रॉ किया ना, सीए इंस्टीट्यूट ने, वो एएस 6 जो है एएस 10 के साथ ही मर्ज किया है। आज मुझे आप एएस नंबर 6 से सारे याद करवाइए कौन कौन से हम लिख चुके हैं। सर एएस 6 लिखा था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पर, एएस नंबर 7 कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स पर, एएस 8 जो है वो अब रहा नहीं, एएस 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और एएस 10 नंबर जो है वो किस पर है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज का एब्रीविएशन जो लिखेंगे वो है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा जरूर कि सर आईएएस और आईएफआरएस में क्या फर्क होता है? ये बात जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टॉपिक समझेंगे तो वहां देखेंगे। फिलहाल आईएएस का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।